हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे जो वीडियो है वो डाल चुका हूं, जैसे भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत की झील और भी सारे वीडियो मैंने डाला है। करंट अफेयर का भी वीडियो मैंने डाला है, स्टैटिक्स जीके का भी मैंने वीडियो आपके लिए डाल दिया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी डाला है, और हिस्ट्री का भी वीडियो है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन उठाया जाता है और किस तरह का क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा होगा इंडियन ज्योग्राफी का, तो इसके प्लेलिस्ट में जाके नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मेरा टेलीग्राम पर भी जीएस पॉइंट्स नाम से चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी जीएस पॉइंट्स के नाम से पेज क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप, अगर आपको नोटिफिकेशन इसमें नहीं मिलता है, तो आप उसमें भी जाके आप सर्च करके देख सकते हैं मेरा वीडियो। तो चलिए, आज भारत की मिट्टियाँ पढ़ते हैं। क्योंकि भारत एक क्या है दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जिसके लिए भारत की मिट्टी जो है आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसे भी भारत में जो मिट्टियाँ हैं वो मुख्यतः 8 भागों में बांटी गई है। तो चलिए, हम जो है इसको एक मेंस राइटिंग के तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस राइटिंग में जो है ये मिट्टियाँ पे आपको भारत की मिट्टी जो है उस पर बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है बीपीएससी मेंस में। तो चलिए, हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो भारत की मिट्टी, पहले तो मिट्टी होता क्या है दोस्तों। मिट्टी यानी जिसको मृदा बोलते हैं, मृदा जिसको इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, चाहे आप शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, जो है मृदा जो है भूमि की ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनके वनस्पति जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रियाएं से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। तो मृदा क्या है दोस्तों, आप लिख सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। तो मिट्टी भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत है, यानी भूमि के ऊपरी परत में पाए जाने वाली जो मिट्टी है, जो दानेदार होती है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों के विखंडित होने से हुआ है। यानी चट्टानों के भी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो ये क्या था, एक अग्नि का कुंड था, गोला था, जिससे कि ग्रहों में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। और कुछ दिनों के बाद इसमें बारिश होना चालू हुआ, और वहीं पे विक्षेपण होने के कारण जितने भी आपका चट्टानें थी, विक्षेपित होने के कारण जो है वो धीरे 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 छोटा छोटा कण टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। और इनमें क्या होता है, इसका निर्माण का स्रोत है वनस्पति और जीवों के सड़ने। तो वनस्पति और जीवों के सड़ने से भी इसका निर्माण होता है। गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थ से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मिट्टी का रूप लेती है। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी यानी पेड़ कहाँ पे लगाते हैं, पेड़, यानी पेडोलॉजी यानी पेड़ कहाँ पे लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं। तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को मुख्यतः 8 वर्गों में बांटा है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वो भारत की मिट्टी को मुख्यतः 8 वर्गों में विभाजित किया है। लेकिन हम लोग जो है मुख्यतः 4 मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अब अगर आपसे पूछे जाए, भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें आ गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, और दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो हम लोग जो है चलिए एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसका कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ होती है,
कौन सी मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, जिससे कि आपको क्या होगा, आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के बारे में जान पाएंगे। और साथ ही साथ भारत के पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी किधर है उसका भी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको इंडिया मैप के सहारे पे से बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले मिट्टियाँ 4 प्रकार की होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। भारत की सभी मिट्टियाँ में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो भारत में जो मिट्टियाँ हैं, भारत में जो मिट्टी है उसमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है उसका कमी होता है, और मुख्यतः यही हम लोग जो है यूज करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है मुख्यतः हम लोग का 3 प्राथमिक जो है बोलते हैं प्राथमिक खाद के अंतर्गत कौन आता है, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। लेकिन मिट्टी में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ह्यूमस क्या होता है, आप लोगों ने इसका तो नाम सुना होगा लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह भूरे रंग के काले रंग की कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, ये काले रंग की कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी विघटन होने से होती है। जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी का निर्माण जो कार्बनिक पदार्थों के निर्मित होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो आप लोगों ने ह्यूमस पढ़ लिया होगा। ह्यूमस क्या है, तो आप बोल सकते हैं ये भूरे काले रंग की कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होती है उसे ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक एक मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो अब हम लोग चलते हैं कौन सी मिट्टी, देखिए हम लोग चलते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, मैंने टॉपिक डालना भूल गया है। तो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत जो है हम इसमें मुख्य टॉपिक जो है उसके अंतर्गत हम जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे। तो चलिए इसे दोमट और कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से लाके जो है वो मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसा कि आप विस्तार देख रहे हैं, मुख्यतः कहाँ पे है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का कुछ भाग है, फिर नॉर्थ ईस्ट में आप असम चल जाइएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उड़ीसा का कुछ पार्ट है, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक का कुछ भाग है, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट के तटीय भाग में, और मुख्यतः उत्तरी मतलब आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार का कुछ भाग और पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदी द्वारा लाया जाता है, नदी द्वारा ला के इसको जो है मैदानी क्षेत्रों में बिछा दिया जाता है, और ये जो है लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। लेकिन ये मुख्यतः धान की खेती के लिए माना जाता है, ठीक है। मतलब धान की खेती इसमें क्या होता है, अच्छे तरीके से धान की खेती होता है। यानी क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी भाग और तटीय भाग जो है इस पर इसका विस्तार है। प्रचुरता क्या चीज़ का होता है, चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कमी क्या चीज़ की होती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा यूपी जो है खाद्यान्न उत्पादन करने में नंबर 1 है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में आपका पंजाब का स्थान जो आता है। तो यूपी में लगभग जितने भी तरह के फसल है वो सब पाए जाते हैं और अच्छी पैदावार होती है वहाँ पे, ठीक है। बिहार के कुछ भाग है जैसे उत्तरी बिहार है, उसमें वो बाढ़ के लिए प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उसमें जब जब पानी का लगाव नहीं रहता है उसके क्षेत्र में, तो उत्तरी बिहार जो है मुख्यतः वो जो है अपना
फसल की उत्पादकता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यानी वहाँ का मिट्टी जो है वो उपजाऊ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आ गए तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 तरह की होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। देख लीजिए, ये बिहार का मैप है, इसके बीच से क्या होता है, 12 स्टेट से गंगा नदी गुजरती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये बीच से गंगा नदी जो हो गुजरती है, तो उत्तरी बिहार जो कि नेपाल से सटा हुआ है, ये जो है उत्तरी बिहार जो है, जो कि ऊपर में क्या है, नेपाल है। तो नेपाल से जो है नेपाल से जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा नदियों का जो है वो प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ के लिए जाना जाता है, और दक्षिणी बिहार जो है मुख्यतः वो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, तो इसमें बांगर होता है और खादर होता है, ठीक है। तो बांगर क्या होता है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी बांगर, और खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी होगी। यानी खाते हैं हम लोग क्या चीज़, नया चीज़ खाते हैं कभी कभी, तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। और बांगर क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाया गया मिट्टी और उसके मैदानी क्षेत्रों में जब बिछाते हैं तो वो क्या होगा, खादर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा एरिया क्षेत्र होता है जब बाढ़ आ जाता है तो हर साल जो है नदियाँ जो है वो अपने पिछले जिस एरिया क्षेत्र में वो गई थी, पिछले साल जिस एरिया क्षेत्र में अपना नदी का प्रवाह हुआ था पानी का बहुत ही ज़्यादा, उस क्षेत्र में ना जा पाती है, जिसके कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है, यानी खादर मिट्टी ही, जो कि 2-3 साल पुरानी हो जाती है, तो उसको बांगर बोलते हैं। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काली मिट्टी, जिसको आपका जो है रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है, ठीक है। तो अब बेसाल्ट चट्टान बनी कहाँ से, तो चलिए हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्राचीन समय में जब भारत जो है वो आपका जो है गोंडवाना लैंड का भाग था, क्या था, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। जब पूरा विश्व एक था, जब पूरा विश्व का जो है वो क्षेत्रफल मतलब जितने भी स्थलीय भाग है वो एक था, तो पेंजिया था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बगल में पेंथालासा नाम का एक सागर था। तो पेंजिया में जब बिखराव हुआ, यानी भूमि में जब बलन के कारण और उसके बाद दबाव के कारण जब वो भूमि टूटी पेंजिया, तो मुख्यतः 2 भागों में टूटी, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये क्या था, सपोज मान लीजिए ये विश्व था पहले, जो एक इसमें विस्तार हुआ, ठीक है, मतलब इसमें वलन पड़ने के कारण बीच से 2 भागों में टूटा, ठीक है। तो और इसके बगल में जो है वो सागर था जिसको पेंथालासा बोलते हैं। तो 2 भागों में जब टूटी तो उसको ऊपर को क्या बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं अंगारा लैंड और नीचे को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और जितने भी हिमालयन क्षेत्र है वो अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड क्या होता है। तो भारत जब गोंडवाना लैंड का भाग था तो धीरे धीरे भारत जो है 20 सेंटीमीटर करके, यानी भारत जब पेंजिया से टूटा, भारत का बढ़ना जो है वो जब भारत पेंजिया से टूट रहा था तब भारत के आसपास मिश्रित हलचलें हुई, जिससे कि भारत उत्तर की ओर 25 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ता रहा, जब तक कि वह एशिया से न टकरा जाए, ठीक है। और उसके बाद इन हलचलों के कारण तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, और यही कारण है जो एशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से और वलय के कारण जो है हिमालयन क्षेत्र जो है, हिमालय जो है उसका विस्तार हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या है, 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ता रहा उत्तर की ओर, ठीक है, जब तक कि वो किससे न टकरा जाए, जब तक कि एशिया से न टकरा जाए। और इन्हीं हलचलों के कारण तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जब भारत जो है वो एशिया से टकराया, तो उसके बाद भारत के इस क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या हुआ, आपका जो है ज्वालामुखी विस्फोट उसी समय
जिस समय भारत अलग हुआ था उसी समय ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण भारत के इस क्षेत्र में आपका विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या होता है, अंदर से जो है वो लावा निकलती है और लावा ठंडा होने के बाद बहुत से तरह के पर्वतों और पठारों का निर्माण होता है। उसी से विशाल चट्टान का निर्माण हुआ था और वही विशाल चट्टान के अपरदन के कारण जो है वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है बीपीएससी में और आपका जो है रेलवे का एग्जाम में पूछा गया है कि रेगूर मिट्टी किसको बोलते हैं, लावा मिट्टी किसको बोलते हैं। और इसी मिट्टी का काला रंग, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका काला रंग होता है। ठीक है, ब्लैक मैग्नेट। तो ब्लैक मैग्नेट कैसा होता है, काला होता है, मैंने इसके लिए आपको बता दिया था। तो क्षेत्र क्या है दोस्तों ब्लैक सॉइल का, यानी रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी का। तो मुख्यतः ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको दक्कन का पठार वाला जो एरिया जो है उसको बोलते हैं, जिसको कॉटन के लिए भारत में मुख्यतः फेमस है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी इसका विस्तार है। आप मैप के साथ मैप से देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यही कारण है कि भारत में जो है वो कपास का उत्पादन में कभी महाराष्ट्र का भी स्थान जो है वो हम दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ पॉइंट है काली मिट्टी से जो कि डायरेक्ट पूछा गया है कि जोते हुए खेत की मिट्टी किसको बोलते हैं। जोते हुए खेत की मिट्टी किसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं। इसका मुख्य तथ्य क्या है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में क्या होता है, जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है, यानी जब इसके ऊपर काली मिट्टी एरिया वाले क्षेत्र में जब धूप पड़ती है तो धूप पड़ने के कारण उसके बाद नहीं तो अगर 1-2 साल कोई किसी साल अगर वहाँ पे जो है वो अकाल पड़ता है, यानी वहाँ पे जो है वो बारिश ना होती है तो दरार पड़ जाती है उस मिट्टी में। क्या होता है, मिट्टी का जो है वो मिट्टी का पानी जब सूख जाता है यानी दरार पड़ जाता है, जिसके कारण आप जोते हुए खेत की मिट्टी का संज्ञा इसको दिया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, यानी जोते हुए खेत की मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी जल सोखने की क्षमता में अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं लाल मिट्टी दोस्तों। तो आप लोग जो है इंडिया मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप के सहायता से तो आपका लगभग ये तो क्लियर हो जाएगा कि लाल मिट्टी किस एरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल दोस्तों, आप लोग प्रायद्वीपीय भारत अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा क्या है, तो आप जो है भारत की अवस्थिति और विस्तार का वीडियो जो मैंने डाला है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और इससे भी पहले मैंने भारत का जलवायु पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा किधर हो रहा है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश किधर हो रही है, मानसून भारत में सक्रिय कब होती है, और दोनों मानसून से दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा, दोनों मानसून से किस स्टेट में जो है वो बारिश होती है, और कुछ MCQ भी मैंने कराया है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, जैसा कि आपके नाम से ही पता है, लाल मिट्टी लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु देख रहे हैं, जैसा कि आप मैप को देखते चलिएगा, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मुख्यतः देखने को मिलती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब लाल
लाल मिट्टी लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी यह जलयोजित रूप से होती है, तो यह पीली दिखाई देती है। तो आप याद रखिएगा, जब लाल मिट्टी जो है वो जल को सोख लेती है यानी जलयोजित हो जाती है, तो ये पीले मिट्टी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, आप देख सकते हैं मैप में। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। यानी लेटेराइट मिट्टी में क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होगा दोस्तों? भारत का पश्चिमी भाग, उसके बाद जो है लगभग आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, और असम में और मेघालय वाले क्षेत्र में जो है मुख्यतः पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। इसे मखरली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मखरली मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि मखमल के जैसा दिखाई देता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, लेटेराइट मिट्टी का। इस मिट्टी के निष्छापन यानी लैचिंग की क्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों, ये अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है वो ईंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी कहने का तात्पर्य आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिसमें लवण की प्रधानता हो। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो आप लोग जो है अम्ल और क्षार में अगर आपको जो है वो अंतर करने नहीं आता है, तो मैं इसके बाद वाला जो पेज है उसमें बता दूंगा कि अम्ल और क्षार होता क्या है, इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, मिट्टी कैसा हो सकता है? अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो किस तरह का मिट्टी जो है हमारे कृषि के लिए अधिक उपयोगी है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उससे पहले हम लोग जो है लवणीय मिट्टी उसको पढ़ लेते हैं। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है यानी 7 pH स्केल से ज़्यादा, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और उसे लवणीय मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, लवणीय मिट्टी को रेह, कलकर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और यहीं पे जो है भारत में नमक उत्पादन भी किया जाता है, और भावनगर गुजरात में जहाँ पे नमक अनुसंधान केंद्र भी है भारत का। ठीक है, तो चलिए हम लोग पर्वतीय मिट्टी पढ़ लेते हैं। लास्ट मिट्टी है। इस मिट्टी की मृदा का विस्तार पर्वतों पे पाया जाता है, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है। आप देख लीजिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद नीचे में आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, ये फिर उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी के कुछ क्षेत्र में है, बिहार में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, वहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। देखिए इसको 2 पार्ट में भागे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम में। दोस्तों मैंने अगर यूपी और बिहार बोल दिया होगा तो गलत है, उसमें होता नहीं है, सिक्किम में है। फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। यही कारण है जो ओवरऑल उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो फलों के उत्पादन में अपना अहम योगदान रखती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ठंडा वाले इलाके में सेब का अच्छी खासी खेती होता है, और सिक्किम में भी संतरा वगैरह का खेती किया जाता है, और नाशपाती, चाय का। अब हम लोग आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी।
इस प्रकार की मृदा आप लोग बस इंडिया जो मैंने लोकेशन दिया है मैप पे, बस आप लोग उसको भी देख लीजिएगा तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है, यानी जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, यानी खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जा सकती है, अगर पानी की जो है वो पानी की समस्या को दूर कर लिया जाए तो, ठीक है। यही कारण है कि लगभग मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, ये सब जो उत्पादन में राजस्थान और उसके बाद तोड़ी, जो हम लोग गाँव में तोड़ी बोलते हैं, सरसों को हम लोग गांव में तोरी बोलते हैं, तो सरसों वगैरह में राजस्थान एरिया क्षेत्र जो है वो ज़्यादा जो है उसका प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब आगे दलदली मिट्टी, जैसा कि देखने को मिलता है, दलदली मिट्टी का विस्तार अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होती है, ठीक है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यही तो रामसर साइड है, मतलब भारत का जो है पृथ्वी का जो है हृदय बोला जाता है, ठीक है। रामसर साइड भी जो है इसी भाग को बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अम्लीय और क्षारीय के बारे में पढ़ा होगा, तो चलिए अम्लीयता क्षारीयता जो है हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, पीएच स्केल है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जब पीएच स्केल क्या है दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन, उन्होंने 1913 में जो है एक स्केल तैयार किया था, पीएच स्केल तैयार किया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल, जिसके अंतर्गत जो है उसमें जो है एसिड, नेचुरल और बेस को दर्शाया गया था, जिसके आधार पर जो है अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन जो है उसका जो है वो पहचान किया जाता है। तो हम लोग कब जो है अम्लीय मिट्टी होगी, क्षारीय मिट्टी होगी, उसको बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7, जब पीएच वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा कि पानी का वैल्यू पीएच 7 होता है, नमक का भी होता है, ठीक है। लेकिन 7 से पीछे, यानी 7 से यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6.9 तक जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, एसिड में, यानी अम्लीयता में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 से जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 14 तक जो है वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। और आप इसको भी याद रखिएगा, पीएच स्केल में जो है, ये रेलवे में पूछा गया है कि पीएच स्केल में सोरेनसन ने कितने अंक तक को दर्शाया है, यानी 0 से लेकर 14 तक को दर्शाया। 1913 में पीएच स्केल को जो है सोरेनसन ने बनाया था, जिससे कि अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता का जो है वो आकलन किया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए पीएच 6.7 होना चाहिए, 6 और 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपका अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी जो है वो जो है डिपेंड करती है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। वर्षा जल के कारण अम्लीयता और क्षारीयता जो है इसका मिट्टी का जो है वो आपका डिसाइड किया जाता है। लेकिन मुख्यतः 6 से 7 पीएच के 6 से 7 के बीच होना चाहिए पीएच वैल्यू मिट्टी का, तो वो कृषि योग्य भूमि अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अम्लीय मिट्टी, तो मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के, यानी कोई मिट्टी अगर अम्लीय है तो अम्लीय मिट्टी है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे, क्षार। कोई मिट्टी अगर क्षार है तो क्षार को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने मिलाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अम्लीयता यानी अम्ल रहता है, बिहार में जितने भी है दोस्त लोग हैं, चाहे आप देखते भी होंगे कहीं भी पूरे देश भर में, अम्लीयता यानी चूना क्या होता है दोस्तों, खैनी चूना खाते हैं तो क्या है, अमल है। हम कहते हैं ना इसको अमल लग गया है, यानी आदत लग गया है। तो चूना खाना क्या हो गया है, अमल हो गया है, यानी इसका आदत लग गया है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वही अगर जिप्सम अगर आप सीमेंट में चल जाएगा तो सीमेंट को धीरे धीरे जमाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है अगर एल्युमिनियम डाल दे आपका सीमेंट में तो
जो है वो जमने के बाद क्या होता है, सीमेंट डालने से वो बहुत जल्दी जम जाएगा। और अगर चूना पत्थर डाल दे तो चूना पत्थर डालने से दरार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको उतना पढ़ना नहीं है, मैं धीरे धीरे करके आपको लगभग टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाते हैं, और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है। अब कुछ MCQ है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। इसमें कौन कौन सी मिट्टी आती है, आप प्लीज़ कमेंट्स करके अच्छे बता दीजिए। 2 तरह की मिट्टी है, भांगर है और खादर है। ठीक है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो क्या बोले थे दोस्तों, नया नया चीज़ खाते हैं, नहीं खादर बोलेंगे। ठीक है। और बांगर क्या होगा? बांगर जो होगा वो 2 साल या 3 साल पुराना जो भी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टी का सही क्रम अवरोही क्रम में दर्शाएं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। तो यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, जिसको जुते हुए खेत की संज्ञा भी दिया जाता है? तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो काली मिट्टी है। ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी होगा। ठीक है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के ऑप्शन से प्राप्त होता है? तो मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। तो कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। रेगूर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? ठीक है। आप इसको कमेंट्स करके बताइए, रेगूर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, जिसको कि जुते हुए खेत की संज्ञा भी दी जाती है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिला है? तो यानी अम्ल रहता है कोई भी आदमी को तो चूना, खैनी चूना खाता है, यानी उसमें चूना मिलाएंगे। और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ईंटों के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों? तो लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।